ठीक है, हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। शिवराज कुलकर्णी साहब हैं बीजेपी से और रोहित चंद्रावरकर साहब हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित सर, आपसे जानना चाहूंगा, क्या पवार साहब के लिए अब क्या बहुत बड़ा सेटबैक है या उनके जीवन में ऐसा होता रहता है, एक और बार वो फिर से लड़ेंगे लेकिन उम्र उनके साथ नहीं है? मुझे लगता है कि ये इस बार थोड़ा बड़ा सेटबैक कहा जा सकता है इसको, क्योंकि अब तक महाराष्ट्र की नीति में आप जो देखते आए हैं उसमें जिस तरह से पार्टियां टूटी हैं। रोहित सर, आपको माफी चाहता हूं। रोहित सर, मैं आपको रोक रहा हूं। जितेंद्र अवाड हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। रोहित सर, आपके पास आता हूं। जितेंद्र अवाड साहब, आप क्या कैसे देखते हैं ये जो अजीत पवार एक बार फिर से घर छोड़ के चले गए हैं दूसरे पाले में? अजीत पवार तो कह रहे हैं कि वो घर लेकर ही चले गए, घर छोड़कर नहीं गए। हम जितेंद्र अवाड से फिर बात करने को चुने। रोहित जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, अब तक बहुत बार ऐसा हो गया कि शिवसेना से कुछ लोग छोड़ के गए। मैं 10 साल 15 साल 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। शिवसेना से कुछ गुट छोड़ के गया, कुछ जैसे नारायण राणे छोड़ के गए, छगन भुजबळ छोड़ के गए, या कांग्रेस से भी कुछ लोग छोड़ के गए, या अभी शिवसेना का लेटेस्ट जो डिवीजन हुआ उसमें कुछ लोग छोड़ के गए। तो इसमें एक नई चीज ये हुई है कि एक देश में जो एक पावरफुल और केंद्र में लोकसभा में बहुत ही ज्यादा पावरफुल जो पार्टी है, उनका इन जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट रहना, ये एक बहुत बड़ी बात इस अलग से अभी उभर रही है, जो महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे, दूसरे राज्यों में भी शायद आगे देखेंगे। इसको एक पैटर्न कहा जा सकता है, जो आपने मध्य प्रदेश में भी देखा था, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के गए, उसके बाद क्या हुआ, सरकार कैसे बदल गई वहां पे वगैरह। तो इसलिए शरद पवार जी जो पुराने संदर्भ दे रहे हैं कि ये 40 साल पहले भी मैंने अनुभव किया था, या पहले भी अनुभव किया था, बहुत बार हुआ है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है बाबा, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि जैसे आपने कहा, उम्र उनके साथ नहीं है, स्ट्रेंथ उतना शायद नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ जो यहाँ वहां वो घूम सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, जो महाराष्ट्र प्रशासन जो होता है, IAS IPS पूरा केडर वगैरह, वो तो सत्ता में जो है उनके साथ रहता है, तो महाराष्ट्र में सत्ता उनके पास नहीं है, दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात, सामने जो ऑपोजिशन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और पूरी सेंट्रल एजेंसीज हो या बाकी जो भी हो उनके साथ में है। तो अभी मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में शिंदे भी शिवसेना को छोड़ के गए, और ये अभी अजित पवार आज ऐलान किया उन्होंने कि मैं ही राष्ट्रवादी कांग्रेस हूं, तो एक पैटर्न बन गया, एक तरह से एक टेम्पलेट बन गया कि किस तरह से रीजनल पार्टी में डिवीजन हो सकता है और वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और उसको काउंटर करना, मुझे लगता है कि शरद पवार आज जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं, ठीक है, वो तो कहते आए हैं इस तरह से, और कोई भी राजनेता, सीनियर राजनेता इस तरह से बात करेगा, क्योंकि वही उनका काम है कि दिखाना कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वगैरह, ये दिखाना तो उनका स्ट्रैटेजी का पार्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पैमाने पर अगर MLAs गए, तो आखिरी मुद्दा यह है कि इसमें कितने एग्जैक्टली MLAs अजित पवार जी के साथ जा रहे हैं, इसका अभी फिगर हमारे पास नहीं है। तो वो फिगर जब उभरेगा तो मुझे लगता है उसके बाद में थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मनोरंजन जी देखते हैं कि अगले 84 घंटे 72 घंटे में पिछली बार डैमेज कंट्रोल किया था। जी, हम एक ब्रेक लेंगे और फिर शिवराज कुलकर्णी जो प्रवक्ता हैं महाराष्ट्र बीजेपी के, उनसे भी सवाल करेंगे। और रोहित जी जो बात कह रहे थे कि कमजोर नब्ज खिलाफ जो मामले हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ तो दबाते ही होंगे और इसका असर राजनीति पर इस तरह से दिखता भी है। वक्त एक ब्रेक का, लौटते हैं इन खास मेहमानों के साथ। तो महाराष्ट्र की सियासत में आज बड़ा दिन है, और बड़ा दिन इस लिहाज से कि शरद पवार के राजनीतिक जीवन में उनको सबसे बड़ा झटका आज मिला। उनके भतीजे अजीत पवार ने दिया, दूसरी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने, वो पूरी पार्टी को एक तरह से सन्नाटे में डाल दिया, और अपने साथ 9 और कुल मिलाकर 9 लोगों के साथ उन्होंने मिलकर शपथ ली। और उधर शरद पवार ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, और उन्हें सबसे ज़्यादा जो झटका लगा है वो प्रफुल्ल पटेल से लगा है। उनका कहना है कि उन्हें प्रफुल्ल पटेल पर अब कोई भरोसा नहीं रहा। हमारे साथ शिवराज कुलकर्णी भी हैं, महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शिवराज जी, बीजेपी को आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी? बहुमत में थी बीजेपी, एकनाथ शिंदे जो गुट है शिवसेना का उसके साथ मिलकर, तो ऐसी क्या ज़रूरत बीजेपी को पड़ी कि एनसीपी को दो फाड़ करना ज़रूरी लगा उन्हें, और फिर एक बार अजित पवार को लेना ज़रूरी लग गया?
नहीं, विषय बीजेपी की जरूरत का नहीं है। कोई भी राजकीय दल बड़ा होता है, उनके सरकार को अगर कुछ ज्यादा एमएलए का अगर समर्थन मिलता है तो कौन नहीं चाहेगा। इसलिए बीजेपी ने चाहा, लेकिन बीजेपी के साथ जो नेता आए वो नेता तो अपने मर्जी से आए हुए हैं। कोई अजित पवार जी को कुछ न्योता नहीं दिया गया था, वो आए क्योंकि उनको लगा कि मोदी जी के साथ काम करना चाहिए। आज उन्होंने बताया कि हमने लंबे अरसे से भारत के राजनीति में देखा है कि नेहरू, इंदिरा जी, उनके बाद में राजीव गांधी, इनके कार्यकाल में जिस तरह से सरकार चलता था वैसा सरकार 2014 के साथ स्टेबल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं 14 के बाद मोदी जी का चल रहा है। जी शिवराज जी, इसलिए मैं एक हमने बार सोचा है। बीच में टोकूंगा आपको हल्का सा। खुद देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि सिंचाई घोटाले में उनको सजा होगी। जयराम रमेश भी वही बात कर रहे हैं कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन फिर सक्रिय हो गई है। शरद पवार ने कहा 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में वो आरोपी थे, उन पर कार्रवाई हो सकती है इस डर से। तो आने को तो पार्टी में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, तो अजीत पवार को लेने की जरूरत क्यों पड़ी जब बीजेपी खुद ही आरोप लगाती है कि वो सिंचाई घोटाले में, इतने बड़े सिंचाई घोटाले में आरोपी हैं, और वो भी उप मुख्यमंत्री बना दिया सीधे। नहीं, कुछ घोटालों में उनकी जांच हुई, उसके बाद में उनको क्लीन चिट भी मिली हुई है। और अगर घोटाले और उनकी जांच अगर चल रही है तो जिस दिन वो आरोपी सिद्ध होंगे उस दिन की बात अलग होगी। आज महाराष्ट्र के कद्दावर नेता है अजित पवार, और वो खुद मनीषा जता रहे कि मुझे भाजपा के साथ जाना है, उनको भी काम करना है। और वो अगर अपनी पार्टी सब छोड़कर या अपनी पार्टी साथ में लेकर किसी सरकार के साथ आती है तो एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र जी फडणवीस का जो सरकार है उस सरकार को एक अच्छा काम करने वाला, जिसकी प्रशासकीय पकड़ अच्छी है, ऐसा एक नेता जिनका ओबीसी चेहरा है, ऐसे भुजबल जी और ऐसे अच्छे जनाधार वाले नेता उनके साथ अगर सरकार में आते हैं तो सरकार मजबूत चलेगा। सही कहा आपने जी, अच्छी रहेगी। आपने सही कहा शिवराज जी, सरकार मजबूत चलेगा। हम सुनील सिंह के पास चल सकते हैं। सुनील जी, आपने शरद पवार के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, क्या लब्बो लवाब है और क्या खबरें मिल रही है आपको एनसीपी खेमे से? देखिए बाबा, जो भी उन्होंने बातें कही उसका बहुत साफ और सीधा यही अर्थ है कि आज जो भी हुआ है, राजनीतिक हलचल जो हुई है, उसमें वो अजित पवार के या प्रफुल्ल पटेल या छगन भुजबल के साथ नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लोगों ने कहा कि ये पार्टी की बात है तो ये उनका अपना निजी विचार है, पार्टी का ये फैसला नहीं था। उल्टे कुछ जो उनके साथ जो लोग गए हैं उन्होंने फोन करके उन्हें कहा है कि उन्हें बुलाया गया था मीटिंग के लिए और बाद में पेपर पे सही ली गई है, तो 1-2 दिन में आकर मिलकर वो लोग अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। शरद पवार ने ये भी बताया कि इसके पहले भी 1980 में इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तब उनके पास 56 विधायक थे, लेकिन 6 छोड़कर 50 उन्हें छोड़कर चले गए, सिर्फ 6 बचे थे। 6 में भी 5 विधायक थे, 1 वो खुद थे। तब भी उन्होंने ये स्थिति देखी थी और तब पूरे राज्य में घूमकर जनता से संपर्क करके उन्होंने पार्टी खड़ी की थी और पार्टी को एक बड़ी विजय 5 से फिर लगभग 70-75 के आसपास तक वो लेके गए थे, संख्या बल को लेके गए थे। और जो लोग छोड़कर गए थे उसमें से भी अधिकांश वापस आ गए थे। तो ऐसी जो बगावत हो या ऐसी परिस्थितियों से वो पहले भी निपट चुके हैं और इस बार भी वो निपटेंगे। जनता में जाएंगे और जनता के सामने अपनी भूमिका रखेंगे। अब चिंता उन लोगों को करनी है जो 9 लोगों ने शपथ ली है, जो छोड़कर गए हैं, वो आगे उनका क्या होगा, उन्होंने कहा कि चिंता उन्हें करनी है। एक खास बात जो रही, जो हैरानी बात जिसको लेकर देख के बहुत हैरानी हो रही थी कि प्रफुल्ल पटेल शपथ विधि में साथ में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साथ में थे, जो कि शरद पवार के बहुत ही खास और भरोसेमंद माने जाते हैं। इस बात का दुख शरद पवार ने भी जताया है और उन्होंने कहा कि मैंने इतने सालों तक वो हमारे साथ रहे हैं और उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था सुनील तटकरे को और प्रफुल्ल पटेल को, कि जो पार्टी को कैसे नए जो चेहरे हैं उनको मौका देना है, कैसे आगे बढ़ाना है। और उन्होंने इस तरह का जो कदम उठाया है तो उससे उन्हें बहुत दुख हुआ है, ये उन्होंने बताई। और साथ ही ये भी कहा है कि जो राज्य के अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, अब चूंकि ये लोग गए हैं वो पार्टी विरोधी गतिविधि है तो पार्टी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो करेगी। इस बीच खबर आ रही है कि चीफ विप के नाते जितेंद्र अवार्ड का नाम सामने आया है कि उन्हें पार्टी का बनाया गया है और उन्होंने ट्वीट कर कहा भी है कि 80 से मैं साथ में हूं और अब भरोसेमंद लोगों की जरूरत है तो हम उनके साथ हैं। तो यानी सीधे सीधे शरद पवार का इस पूरे बगावत कहिए,
इसमें समर्थन नहीं था और वो इसे आसानी से मानेंगे भी नहीं और जरूर पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे, उनका कहना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही कि सवाल पूछा गया था कि जिसमें से उद्धव ठाकरे कोर्ट में गए थे, वैसे आप भी कोर्ट में जाएंगे क्या, क्योंकि अजित पवार ने पार्टी की बात कही है, इसी चुनाव चिन्ह पर लड़ने की बात कही है। तो उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच जाकर हम जी सही क्या भूमिका है अपनी रखेंगे। जी सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुनील सिंह जानकारी दे रहे थे। और वह नेता होता है वो वही ऐसी बात कर सकता है कि मैं कोर्ट के कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, सिंबल के चक्कर में। जनता फैसला करेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक जो है कोर्ट कचहरी का फैसला आएगा तब तक जो है पूरा जो साल बीत जाएगा और अगले साल जो है दिसंबर में वहां पे चुनाव होने हैं। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी बात पे चर्चा आगे जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो महाराष्ट्र की महाभारत, बड़ा झटका आज शरद पवार को। एनसीपी में उनके भतीजे अजीत पवार ने 9 लोगों के साथ मिलकर सरकार में वो शामिल हो गए, फिर उप मुख्यमंत्री बन गए। बाबा, समय कम है, क्या कहेंगे? क्या कहें, अब निश्चित रूप से चैलेंजेस हैं शरद पवार के लिए। और हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। कुलकर्णी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अब जो है आपको कई तरह के जवाब निश्चित रूप से पूछे जाएंगे आपसे और आप बड़ी मजबूती से उसका जवाब दे रहे हैं। तो अब ये भी कही जा रही है कि अब अगला कौन सा राज्य होगा, इस बारे में भी चर्चाएं चल रही है, जहां पर ये ऑपरेशन कमल एक बार फिर से खिलेगा। नहीं, ये चर्चा तो अपन बाद में करेंगे, वो तो पता ही चलेगी। लेकिन अभी आप जिक्र कर रहे थे शरद पवार जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जी जी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार जी ने बताया कि मेरे लिए कुछ नया नहीं है। अब जो और दूसरी बात जो बतानी थी पवार साहब ने, वो नहीं बताई। वो भी अगर बताते थी, वो भी बात उनके लिए नई नहीं थी, क्योंकि वसंत दादा पाटिल के सरकार से यही शरद पवार जी इसी तरह से बाहर निकलकर मुख्यमंत्री पहली बार बने थे। जी हाँ। उसके बाद में शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी, इनके बहुत ही विश्वसनीय और करीब के निकटवर्ती छगन भुजबल जी, और उस समय 12 आमदारों को छोड़कर उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस में लेके जाने का या कांग्रेस में लेके जाने का काम शरद पवार साहब ने किया था। महाराष्ट्र की राजनीति का इतिहास। आप कुलकर्णी साहब सही करें, मेरे पास वक्त कम है। हाँ, बिल्कुल। रोहित सर, आपसे जानना चाहूंगा, कितना चैलेंज है अब शरद पवार के सामने आने वाले दिनों में? छोटा सा जवाब चाहूंगा। काफी बड़ा चैलेंज है और ये इससे उबरना मुश्किल होगा। जैसे मैंने पहले कहा, 2 ही पॉइंट कहना चाहता हूँ। जैसे पहले मैंने कहा कितने एमएलए अजीत पवार के साथ है, ये अभी क्लियर नहीं है। वो बात क्लियर जैसे होगी, जिस तरह से शिंदे जी गए थे और उनके साथ धीरे धीरे एमएलए गए, वैसे ही यहाँ पे हो सकता है। दूसरी बात, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे एक कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बीजेपी को ये एहसास हो गया, काफी सारे सर्वेज उन्होंने किए उसमें, कि सिर्फ एकनाथ शिंदे जी को साथ लेके वो लोकसभा और आने वाली आगे की विधानसभा जो भी है उसमें इतना स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये सर्वेज बीजेपी, आरएसएस, इनके जो बूथ प्रमुख वगैरह लेवल पे काम चलता है, उससे आ गए, बार बार आ गए। इस वजह से उनको ये पिछले 6-7 महीने से लग रहा था कि किसी और नेता को, किसी और दल को साथ में लेना चाहिए, इसलिए ये सब ऑपरेशन हुआ है। ये बात हम पिछले 2-3 महीने से कह रहे हैं। और एक सिर्फ कहना चाहता हूं कि ये कोई भूचाल या भूकंप हम लोग नहीं मानते। महाराष्ट्र को जो अच्छी तरह से जानते हैं वो लोग नहीं मानते, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से हम ये जानते थे कि इस तरह से कुछ होने वाला है। तो इसमें अभी मुझे लगता है कि एक वर्टिकल स्प्लिट जैसा सिचुएशन राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी शरद पवार की एनसीपी का होने वाला है। और उसका डैमेज कौन से हद तक होगा, मनोरंजन जी, ये बात अगले कुछ दिनों में, शायद हफ्तों में पता चलेगी, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएगा और हमें पता नहीं है कि कितना डीप डिवीजन होने वाला है और अजीत पवार, छगन भुजबल और बाकी नेता किस तरह से इसको ऑपरेट करेंगे। बारामती में भी देखने को मिलेगा, जहां पे कहा जाता है कि जो है अजीत पवार काफी स्ट्रांग है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।